Students, good evening. Maybe all of you feel and fine. Students, maybe all of you understand all these topics which I have uploaded before. I am totally satisfied that if you see this video carefully, then you do the solve all questions easily. But all of you see all these video carefully and try to understand the concepts behind all these theories. Okay, students, yesterday we were discussing the colligative properties and also the examples of colligative properties, and yesterday I informed to you that tomorrow I will discuss all the colligative properties in detail because these are the importance. So today we discuss the first colligative property, that is the relative lowering of vapor pressure. Relative lowering means मिनिमाइज होना, कम होना. स्टूडेंट्स, आपको पहले बताया गया था कि एक सॉल्यूट होता है नॉन वोलेटाइल, जो इजीली वोलेटाइल हो जाता है उसको वोलेटाइल मीन्स इवेपोरेट होगा, उसको वोलेटाइल कहेंगे. और जो वोलेटाइल मीन्स इवेपोरेट नहीं होता वो कैसा होगा, नॉन वोलेटाइल होगा. तो अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में डालते हैं, मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तो जो स्केपिंग टेंडेंसी होती है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की वो डिक्रीज़ हो जाती है, जिसके कारण उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, और इसी को हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं. तो इट मीन्स द एडिशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू अ वोलेटाइल सॉल्वेंट decreases the escaping tendency of solvent molecule from the surface of solution as some of the surface area is occupied by non-volatile solute particles. Okay, according to the Raoult's law, you know that the relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of solute. पीछे आपने पढ़ा है. तो relative lowering of vapor pressure means P A naught minus P divided by P A naught. This is the relative lowering of vapor pressure. अगर केवल सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इसको कहेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और अगर डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन. अगर स्टूडेंट सॉल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट है तो इस बी को ए के रिस्पेक्ट में निगलेक्ट कर देंगे, यानी फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन एन बी इज़ मोर लेस दैन ए एन ए, हैंस नेगलेक्टेड एन बी इन द डिनोमिनेटर बी हैव, यानी इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे. तो अगर स्टूडेंट्स इसको नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये अगर मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट की क्वांटिटी सॉल्वेंट के रेशियो में बहुत कम होगी, इसलिए नेगलेक्ट कर लेंगे. तो आपका हो जाएगा एन बी बाई एन ए. अब एन बी क्या है, एन बी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट. एंड यहाँ पर अगर इसको रखेंगे, ये आपका क्या है, एन ए, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई नंबर मॉलिकुलर मास. तो ये ऊपर चला जाएगा, तो आपका हो जाएगा डब्ल्यू बी इंटू एम ए डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए इंटू एम बी. ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी डिस्कस द नेक्स्ट colligative property, that is the elevation of boiling point. एलिवेशन मीन्स इंक्रीजमेंट. स्टूडेंट्स, अगर हम किसी भी प्योर सॉल्वेंट में अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालेंगे तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट पहले से इंक्रीज़ कर जाएगी, और इसी इंक्रीजमेंट को हम कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. इट मीन्स, देखिए आपको यहाँ सेंटेंस लिखा गया, बॉइलिंग पॉइंट is the temperature at which the vapor pressure of liquid becomes equal to the atmospheric pressure. यानी जो बॉइलिंग, अब तक आपने जो डेफिनेशन पढ़ा होगा वो यही पढ़ा होगा कि जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड इवेपोरेट होता है उसको आप बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. बट ये डेफिनेशन करेक्ट नहीं होती है आपकी एग्जैक्ट, क्योंकि जब तक किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं होगा तब तक वो कभी इवेपोरेट नहीं हो सकता है. तो बॉइलिंग पॉइंट
is the temperature at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure. When a non-volatile solute is added to the volatile solvent, the vapor pressure of solvent decreases. जैसे कि आपने पीछे पढ़ा है कि the vapor pressure of the solvent decreases. In order to make this solution boil, its vapor pressure must increased by raising the temperature above the boiling point of the pure solvent, ओके, यानी उससे इंक्रीज कर जाती है. तो द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यानी TB नॉट एंड दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट TB इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. क्योंकि अभी आपने कहा है कि प्योर सॉल्वेंट, आपने एलिवेशन आपने लिखा द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन यानी TB एंड दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट TB is called the elevation boiling point delta TB. Elevation boiling point is denoted by delta TB. तो elevation of boiling point अगर हमें फाइंड करना हो यानी डेल्टा TB फाइंड करना है तो TB में से TB नॉट को हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे. मीन्स जो वैल्यू मैक्सिमम होगी उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, दे फॉर्म द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. ओके, फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इट हैज़ बीन फाउंड दैट elevation of boiling point is directly proportional to the molar concentration of a solute in a solution. Molar means molality. It means delta TB यानी elevation boiling point is directly proportional to the molality. अगर हम proportional के साइन को हटाएंगे तो हम सेंटेंस यूज़ करेंगे KB. तो डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी. आपने पढ़ा होगा कि मोलैलिटी जो होती है, ये मोलैलिटी इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट. दिस मास ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज इन ग्राम इफ हियर मल्टीप्लाई बाई 1000. तो यानी डेल्टा TB इक्वल टू KB WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू WA इन ग्राम. स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला we can calculate the molecular mass or the delta TB or KB any value. 1, 2, 3, 4 and 5 अननोन वैल्यूज इस फॉर्मूला में है. इसमें से 4 वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी और एक वैल्यू आपको अननोन होगी जिसको आप कैलकुलेट करेंगे. इसमें स्टूडेंट्स KB क्या है, वेयर KB इज द कांस्टेंट कॉल्ड मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और इबिलियोस्कोपिक EBULLIOSCOPIC इविलियोस्कोपिक कांस्टेंट जो KB है इसको हम मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहेंगे या इवोलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं. ये क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है. ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट है, मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट है एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम. तो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट एनी वन अननोन वैल्यू. ओके, अब आपके एग्जाम में पूछा जाता है इसकी डेफिनीशन KB, इसकी डेफिनीशन KB की डेफिनीशन क्या होती है. तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं, अभी अपने पढ़ा है कि डेल्टा TB इक्वल टू होता है KB इंटू मोलैलिटी के, यानी डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी यानी स्मॉल m के. अब अगर हमें KB को डिफाइन करना है स्टूडेंट्स तो देखिए हम इसको यूनिटी मान लेंगे. व्हेन m इज मोलैलिटी. अगर हम मोलैलिटी को 1 मोल पर kg मान लें तो m की जगह पर 1 पुटअप करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा TB इक्वल टू क्या हो गया, KB हो गया. अब यही आपको डिफिनीशन कर लेना, क्या करना है, हेंस मोलल एलिवेशन कांस्टेंट यानी ये जो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है मे बी डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजोल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. क्योंकि इसकी वैल्यू आपने 1 माना तो ये आपका क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट. तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट जो है वह एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल होगा कब, जब 1 मोल, मोलैलिटी 1 है यानी 1 मोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को
1 किलोग्राम सॉल्वेंट में हम क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। अब इस केबी की यूनिट स्टूडेंट्स क्या होती है, किलोग्राम, के का मतलब केल्विन, किलोग्राम मोल इनवर्स। तो द यूनिट ऑफ केबी इक्वल टू केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक, अगर स्टूडेंट्स हम ग्राफ खींचते हैं तो अभी आपने कहा है कि सॉल्वेंट की बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी। देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यहाँ है, तो सॉल्वेंट की ज़्यादा होती है, सॉल्यूशन की क्या होती है, कम। तो इन दोनों का जो डिफरेंस फाइंड करेंगे इसी को आप क्या लिखेंगे, डेल्टा टीबी। तो ये ग्राफ के थ्रू हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि आप कैसे इसको शो करोगे। इस पर आपने वाइपर प्रेशर लिया एटीएम में, इस पर टेम्परेचर आपने लिया केल्विन में, ये टीबी नॉट एंड ये टीबी है। तो ये आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है और ये आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है। तो अगर डिफरेंस दोनों का फाइंड करेंगे तो यही वैल्यू आपकी क्या होगी, डेल्टा टीबी होगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। सेम उसी तरह होगा, डिप्रेशन मीन्स कमी होना, फ्रीजिंग पॉइंट सेम सेंटेंस वही आपका है जैसे उसमें आपने कहा कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द वाइपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस in its liquid phase equal to its vapor phase in the solid phase। ओके, ये तो डेफिनेशन हुई आपकी किसकी, फ्रीजिंग पॉइंट की। अभी आपको बताया गया कि अ सॉल्यूशन, देखिए यहाँ सेंटेंस हमने लिखा है कि अ सॉल्यूशन फ्रीजेज व्हेन इट्स वाइपर प्रेशर इक्वल्स टू द वाइपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉलिड सॉल्वेंट व्हेन एवर अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द वोलेटाइल सॉल्वेंट its vapor pressure decreases and it would become equal to that of solid solvent at a lower temperature, understand? The difference in the freezing point of pure solvent yani TF naught and that of solution yani TF is known as the depression of freezing point. Depression of freezing point means delta TF। तो अगर फार्मूला हमने लिखना है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का, डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस क्या हो जाएगा, टी एफ स्टूडेंट्स हो गया। अब जैसे उसमें आपने कहा था कि डेल्टा टी बी जो है मोलरिटी की प्रोपोर्शनल होती है, वैसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू पर ऑब्जर्व किया गया कि इट हैज़ बीन फाउंड दैट फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, यानी डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल एम, एम मीन्स मोलरिटी, या डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। के एफ क्या है, के एफ इज द कॉन्स्टेंट कॉल्ड द मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट और ओ आर क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, CRYOSCOPIC, क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। अब अगर हमें इसको डिफाइन करना है मोलरिटी के फॉर्म में, तो मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट की डेफिनीशन क्या होगी, मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट फाइंड करने के लिए एम को फिर आप 1 मेजर करोगे, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, के एफ हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यूनिट इसकी क्या होगी, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। सेम जैसे आपने मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को डिफाइन किया था वैसे आप इसको डिफाइन करेंगे, कुछ डिफरेंस नहीं होगा, चाहे वहाँ पर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, यहाँ पर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक स्टूडेंट्स, अभी आपने पढ़ा कि डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलरिटी है और मोलरिटी का फार्मूला आप जानते होंगे डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू क्या होता है, डब्ल्यू ए होता है। तो इस बिहेव पे भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस स्टूडेंट्स क्या होता है, आप पढ़े होंगे, जैसे आपने किशमिश देखा होगा, किशमिश को अगर हम वाटर में रखते हैं तो ये क्या कर जाती है, स्वेल कर जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि किशमिश के अंदर वाटर इंटर कर गया। तो हमेशा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होता है उसी को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। तो मीन्स व्हेन अ सॉल्यूशन इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सॉल्वेंट बाई अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को SPM शॉर्ट में लिखते हैं, देयर इज द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम solvent compartment to the solution compartment, the phenomenon is called the osmosis. The movement of solvent is only in one direction, केवल डायरेक्शन वन होता है, किधर से, लोअर टू हायर।
तो इजली अगर इसको सिंपल वर्ड में हम डेफिनेशन लिखना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, इसको हम इजली वे में लिख सकते हैं कि ऑस्मोसिस, स्टूडेंट्स, ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस बाय विच द मॉलिक्यूल of a solvent pass pass from a solution of low concentration of low concentration to solution of high concentration through semi permeable membrane. Listen once again. Osmosis is a process by which the molecules of a solvent pass from a solution of low concentration to solution of high concentration through semi permeable membrane. But diffusion क्या होता? In diffusion, however, the movement takes place in both direction. Means in any direction the diffusion occurs, but the osmosis only low concentration to high concentration. अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? अभी आपने कहा कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल लोअर से हायर कॉन्सेंट्रेशन के तक मूव करते हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें केवल क्या मूव करता है? केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव करेंगे, सॉल्यूट के पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे। तो क्या हो गया? अ मेम्ब्रेन थ्रू विच ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन पास बट नॉट द सॉल्यूट वंस। सॉल्यूट नहीं करता, केवल क्या करेगा? सॉल्वेंट पास आउट करता है। सेलोफेन, पार्चमेंट मेम्ब्रेन and the wall of living cell are the examples of semi-permeable membrane. It is also made up of inorganic material, copper ferrocyanide, Cu2FeCN6. ये सबसे बेस्ट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। कौन सी? Cu2FeCN6. दिस इज द बेस्ट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एंड अदर मेम्ब्रेन्स आर वीक। जो लिविंग सेल्स हैं या पार्चमेंट मेम्ब्रेन, सेलोफेन, दीज आर द वीक मेम्ब्रेन, बट कॉपर फेरोसाइनाइड इज द बेस्ट मेम्ब्रेन। दिस इज इनऑर्गेनिक मटेरियल, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल से बना है। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम स्टूडेंट्स डिनोट किससे करते हैं? पाई से। अभी आपने 2 मिनट पहले डिस्कस किया है कि जब हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में सॉल्यूशन को रखते हैं तो सॉल्वेंट पार्टिकल लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो इस मूवमेंट को रोकने के लिए जितना प्रेशर लगाया जाता है उसी प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक, अब अभी आपने कहा है कि अगर हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सॉल्यूशन में रखते हैं तो सॉल्वेंट पार्टिकल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। इसी कारण किशमिश क्या कर गई? स्वेल कर गई। तो अगर हम इस प्रॉब्लम को आप ऑस्मोसिस कहते हैं, जो मूवमेंट होता है, अगर इसी मूवमेंट को रोकने के लिए हम प्रेशर अप्लाई करें तो जितने प्रेशर से ये मूवमेंट यानी ऑस्मोसिस रुक जाएगी उसी को हम क्या कहेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो स्टूडेंट्स क्या है? The osmotic pressure of a solution is the excess pressure that must be applied to a solution to prevent osmosis. यानी ऑस्मोसिस को रोकने के लिए सॉल्यूशन साइड से जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है उसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई इज द प्रोपोर्शनल टू द मोलरिटी। ये मोलरिटी के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है ऑफ द सॉल्यूशन at a given temperature T, at a given temperature T। 10, अब इसको अगर फॉर्मूला के फॉर्म में लिखे स्टूडेंट्स तो 10 पाई मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू CRT। C क्या है? मोलरिटी। मोलरिटी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम यानी NB/V। NB मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, RT/V। आप जानते होंगे नंबर ऑफ मोल्स अगर फाइंड करना है तो नंबर ऑफ मोल्स मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू RT/V ऑलरेडी लिखा गया है। अगर हम यहाँ से स्टूडेंट MB की वैल्यू निकालना चाहें तो MB ऊपर जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, यानी MB इक्वल टू WB RT डिवाइडेड बाई पाई इंटू किसके हो गया? V।
तो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर और द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में। ये क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्चुअली स्टूडेंट्स रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स मीन्स क्या होता है? उल्टा। आपके घर में आरओ जो होता है, आरओ, वो रिवर्स ऑस्मोसिस के सिस्टम पे होता है। जो वाटर का आरओ होता है वो रिवर्स ऑस्मोसिस पे होता है। इसका मतलब क्या है कि इफ़ अ प्रेशर लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा है, इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड, द प्योर सॉल्वेंट यानी वाटर फ्लो आउट टू द सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इन दिस वे the direction of osmosis is reversed and so the process is called reverse osmosis। अगर आप ऑस्मोसिस को रोकने के लिए अपोजिट साइड से प्रेशर लगाओगे तो जो सॉल्वेंट पार्टिकल बाहर जा रहा था वो तुरंत क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा, और इसी को हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। तो इफ़ अ प्रेशर लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर is applied to the solution side, the pure solvent यानी water flow out of the solution through the semi-permeable membrane. In this way, the direction of osmosis is reversed and so the process is called reverse osmosis. Okay? अब स्टूडेंट्स यहाँ कुछ टर्म्स हैं जो कि न्यूमेरिकल्स में आपको काम आएंगे, जैसे है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक, आइसो मीन्स क्या होता है? सेम, एंड टोनिक मीन्स क्या होता है? प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी दो सॉल्यूशंस ऐसे हों जिनका कि ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में क्या हो? सेम हो, तो ऐसे को हम कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो एग्ज़ाम में याद रखिएगा, कभी भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन दिया होगा, इसका मतलब आप जान जाइएगा कि ये ऐसा सॉल्यूशन है जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में क्या है? सेम है। दूसरा आपका है आइसोसोमोटिक सॉल्यूशन। आइसोसोमोटिक यानी when two isotonic solutions are separated by a semi permeable membrane, no osmosis occur, the solution is called isosomotic solution। यानी अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू कोई भी पार्टिकल्स मूव करे, आपने लिखा ना कि when two आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो आइसोटोनिक है तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा तो ऑस्मोसिस नहीं होगी, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम आइसोसोमोटिक सॉल्यूशन कहेंगे। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, नेम से है हाइपर। हाइपर मतलब क्या होता है? देखिए, एक है हाइपर और एक है हाइपो। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर देन द अदर सॉल्यूशन इज सेड टू द हाइपरटोनिक विद द रिस्पेक्ट टू द अदर सॉल्यूशन। अब हाइपरटोनिक क्या होगा? हाइपरटोनिक मतलब a solution having higher osmotic pressure than the other solution is said to be the hypertonic with respect to the other। अगर ज़्यादा होगा दूसरे के थ्रू हाइपरटोनिक होगा, अगर उससे कम हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक कहेंगे। नेक्स्ट है प्लास्मोलाइसिस। प्लास्मोलाइसिस यानी when the cell is placed in a hypertonic solution the fluid comes out of the cell। जैसे आपको हमने बताया कि किशमिश, आप अंगूर लीजिए, अंगूर को शुगर के गाढ़े सॉल्यूशन में अगर आप डालेंगे तो आप देखेंगे अंगूर जो है कुछ टाइम बाद पिचक जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? फ्लूइड बाहर आ गया। तो व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन द फ्लूइड कम्स आउट ऑफ द सेल ड्यू टू द ऑस्मोसिस एंड एज अ रिजल्ट द सेल मटेरियल श्रिंक, यानी पिचक जाएगा ग्रेजुअली। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लास्मोलाइसिस। ओके, maybe all of you understand all these topics, so all these help to the numerical problems। Students, here that some topics, that one is the abnormal molecular masses, that is the association and dissociation। association means आपको पता होगा the combination, and dissociation means क्या होता है? dissociation means डिकम्पोज होना, ब्रेक होना। तो ये आपका एसोसिएशन है। एसोसिएशन में आपको दिखाया गया होगा एस्टिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बेंजीन के प्रेजेंस में जाएंगे तो आपके एसोसिएट्स हो गए। डिसोसिएट्स में आप जानते होंगे कोई भी कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे KCl है, KCl डिसोसिएट्स होगा तो K आयन और Cl आयन में होगा। NaCl होगा तो Na आयन और Cl आयन डिकम्पोज होगा। तो ये डिसोसिएशन एंड दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ डिसोसिएशंस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट द वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है? अगर कोई भी सब्सटेंस
रिएक्शन हो रहा है, तो डिसोसिएशन होगा तो उसके बाद कुछ बनेगा। तो जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है और ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास है उसी के रेशियो को हम वॉन हाफ फैक्टर कहते हैं, और वॉन हाफ फैक्टर को हम डिनोट करते हैं आई से। यानी वॉन हाफ फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास टू द ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सॉल्यूट, यानी आई इक्वल टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बाई ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। ठीक, अब हम इसी बिहेव पे फार्मूला देखिए, यहाँ पर तमाम सारे फार्मूलाज इंपॉर्टेंस फार्मूला दिए गए हैं। इन फार्मूला को आप अच्छी तरह से लर्न करिए, क्योंकि दीज फार्मूलाज आर हेल्प टू कैलकुलेट योर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ऑल दीज फार्मूला हियर द सम फार्मूला, that is the important formula. First one half factor, and after this all these conditions are given. These are the sum formula here, and also in this page these are also formula for calculation of the osmotic pressure, normality and molarity normality. देखिए ये क्वेश्चन 6 नंबर पे जो आपका लिखा गया है ये सिंपलेस्ट फार्मूला है। अगर आपको परसेंटेज और डेंसिटी दी होगी, मोलरिटी फाइंड करनी होगी, तो आप इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। नॉर्मेलिटी भी अगर आपको परसेंट और डेंसिटी दिया, पी मीन्स परसेंट एंड डी मीन्स डेंसिटी, तो आप इस फार्मूला का यूज़ करोगे। मोलरिटी आपको ये नीचे लिखा गया है, अगर आपको मोलरिटी फाइंड करना है और मोलरिटी दिया है तो आपको लिखा गया कि मोलरिटी इक्वल टू 100 इंटू कैपिटल एम, यानी मोलरिटी डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डी, डी मीन्स डेंसिटी, माइनस एम, एम मीन्स क्या होता है मोलरिटी, इंटू जी एम, जी मीन्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एम बी, एम बी मीन्स सॉल्यूट। M1 V1 M2 V2 N1 V2 ये नॉर्मेलिटी और मोलरिटी इक्वेशंस होते हैं, ये भी आपके कैलकुलेशंस में यूज़ होंगे। ये नेक्स्ट फार्मूला आपका है 9 and 10 and 11, these are the formula. अब here the some topics also, antifreeze and de-icing agent, these are the some terms which is used in the numerical problems. Antifreeze and de-icing agenting freeze. Students, here the some numerical problems related to all these. So all of you see these numericals at first, read and try to solve these numerical with the help of this video. You will solve the all numerical self. At first read the question and try to solve the question, all the numerical problems. But if you have any problem to understand any numerical, all of you will discuss to me what's problem you going on. So all of you read the question and try to solve all these questions with the help of this video. But all of you read the question and try to solve self, and if you have problems going on, then you see this video and again try the question, solve to the question. This is, and next question also, this is the next question, and here the solution of this question. So you also solve all these questions. These are the NCERT question, and these are the most important questions because these questions asked in many times in board examination. Students, now we discuss the next other numerical problems here are. So all of you see this video and try to understand what is the numericals are given here. So all of you see this. This is also the numerical problem. All of you at first write all these numericals, and after writing the numerical you read this question and find self, try to write the given values, and after applying the formula you put all these value and try to solve all these questions. Here the next question also, the solution, the question is given. In the all question generally the Raoult's law formula use, that is Raoult's law, you know that relative lowering vapor pressure of substance is equal to the mole fraction of solute. This is the formula we can use here. So all of you read this question carefully, and after this you, after reading the question, then you find the value what is given in question, and after this you write the formula, and after writing the formula you put all these value, because if you left any portion then your marks will deducted. So all of you also follow the steps. Here the solution of this numerical and also the answer.
So all of you read this and try to solve this question. This is the next question, students. At first you write the question. These are questions which asked many times in board examinations and also related to the NCERT book. So all of you read this question and try to solve this question self, not to copy, to paste. At first read the question and write the question, and after this you solve this question self, students. These are the next questions, students. This is the next question. So all of you see these questions also and try to solve all these questions, because all these questions are very important. So all of you see these questions carefully. These are the questions. This is the question, and below this given the solution. So at first read the question. After writing the question, you read the question and put the value and solve this question. This is the next page, page number 6. And also here the some questions. You read the question and find the given value and try to solve all these questions self. Okay, this is the page number 6. And students, this is the next question, yani page number 7. Here the solution of question number next, and above the solution and below this next question, there the want of factor Kf की value 1.86 kilogram Kelvin mole inverse it is given. And here it is the on page number 8 the solution of this question, and below of the solution of the question the next question is given. 45 gram of ethylene glycol C2H6O2 is mixed with 600 gram of water. Calculate number 1 the freezing point, depression, and the freezing point of solution. This is the question, and this is the solution of this question. So all of you read the question and try to solve all these questions. This is the page number 10. Here also this is the question with the red pen. This is the question, and with the next pen the solution of this question. So all of you read the question and try to solve the question and find the correct answer. This is the page number 11. Here the solution of next page question, and below this is also the numerical problem. Here is 3.9 gram of benzoic acid dissolved in 49 gram of C6H6 shows a depression in the freezing point of 1.62 kilogram 62 Kelvin. Calculate number I want of factor, I means want of factor, and predict the nature of solute, यानी एसोसिएशन या डिसोसिएशन है. आपको मॉलिकुलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड दिया है और KF की वैल्यू 4.9 किलोग्राम केल्विन मोल इनवर्स दिया है. स्टूडेंट्स, अगर आपको नेचर फाइंड करना होता तो सबसे पहले आप I की वैल्यू फाइंड करिएगा. जैसे यहाँ पर हमने फाइंड किया है, अगर I की वैल्यू 1 से लेस आएगी तब वो एसोसिएशन होगा, और I की वैल्यू अगर 1 से मोर आएगी तो डिसोसिएशन होगा. तो देखिए I की वैल्यू 0.506 आया है, यानी ये 1 से लेस है. अगर 1 से लेस है यानी I इज लेस दैन 1, देयरफॉर बेंजोइक एसिड विल अंडरगो एसोसिएशन इन बेंजीन. अगर यही 1 से ज़्यादा आया होता, जैसे 2 पॉइंट समथिंग या 1.59 समथिंग आया होता, तब ये आपका क्या हो जाता, डिसोसिएशन. तो अगर 1 से मोर होगा तो क्या होगा, डिसोसिएशन, और 1 से लेस होगा तो कैसा होगा स्टूडेंट्स, एसोसिएशन. ठीक स्टूडेंट्स, दिस इज द नेक्स्ट, देयर द सम पॉइंट्स हियर इट इज गिवन. These are the important points, and many questions will ask related to these notes. Note number 1, maximum boiling azeotrophs are the which boiling at higher temperature than the boiling point of each component in pure state. 68% nitric acid, 32% water by mass. Note number 2, note number 3. Note number 3, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा what is the significance of KH, then you write note number 3. this is the important. And अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा solubility of gas on increasing temperature what effect, then you write the note number 4. this is the important question. note number 5, अगर आपसे पूछा जाएगा कि what is the similarity between the Raoult's law and Henry law, राउल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ में क्या सिमिलरिटीज़ होती है, तो आप नोट्स नंबर 5 का खो लिखेंगे, ये इसका आंसर होगा.
अभी आपको हमने स्टूडेंट्स बताया था कि अगर आपको मोलरिटी फाइंड करना, परसेंटेज और डेंसिटी दिया है तो आपको एक फार्मूला पीछे बताया गया। देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन उसी फार्मूला पे है। कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया है, इसमें आपको डेंसिटी गिवन है, तो मोलरिटी आप सॉल्यूशन इक्वल टू परसेंटेज इंटू डी माने डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो परसेंटेज आपको 68 दिया है, डेंसिटी आपको 1.504 दिया है, इंटू 10 डिवाइडेड बाई नाइट्रिक एसिड का अगर मॉलिकुलर मास फाइंड करेंगे तो हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन 14 एंड 16 48 ऐड करोगे आपका 63 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 16.23 कैपिटल एम, एम मीन्स क्या होता है, कैपिटल एम मीन्स मोलरिटी। तो दिस इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। H2S, a toxic gas with rotten egg like smell is used to the qualitative, ठीक है, is used to the qualitative analysis of a solubility of H2S in water at STP 0.195 small m, calculate Henry's law constant। ये आपका क्वेश्चन है, नीचे इसके सॉल्यूशंस दिया गया है। आप क्वेश्चन को माइन्यूटली रीड करिए और रीड करने के बाद आप सॉल्यूशन को देखिए और फिर क्वेश्चन को प्रॉपरली समझने की कोशिश करिए। दिस इज द रेस्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, मीन्स दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ रेस्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, मीन्स दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ दिस क्वेश्चन and here it is given the question, and after this is the end of the question according to the Henry's law। Students, all of you see this video carefully, write the numerical self, and at first read the numerical self, then find the what is value is given, then you try to solve self. If any problems going on, then you see the video again, and with the help of solution you try the solve to again the question, because if you solve the question self and practice many times, then you will solve any type of question in which will come in your examination। So students, today is the sufficient, this is the long video because there are the many numerical problems are there। So all of you take care, try to understand, and all of you solve all these questions with the help of this video because these questions are very important। So all of you take care students, bye bye, goodbye।